इस विशेष वीडियो में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के दो ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जिन दो ऑर्गेनेल्स को हम इस वीडियो में देखेंगे, उनमें पहला है लाइसोसोम और दूसरा है वैक्यूल। अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो इसमें एकल झिल्ली होती है। तो ये एकल झिल्ली से घिरे होते हैं और ये पुटिकाकार संरचनाएं होती हैं। पुटिकाकार संरचनाएं मतलब ये पुटिकाओं के रूप में होंगी और ये गोल्जी उपकरण से बनती है। तो गोल्जी उपकरण का कार्य पुटिकाओं का निर्माण करना था और यही प्रक्रिया लाइसोसोम्स के निर्माण में भी होती है। ये लाइसोसोम्स एंजाइम्स से बहुत समृद्ध होते हैं जो हाइड्रोलिटिक होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है। हाइड्रोलाइसिस पाचक एंजाइम्स होते हैं। 4 प्रकार के हाइड्रोलाइसिस मौजूद होते हैं। पहले प्रकार को कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स को पचाएंगे। दूसरा है लाइपेज, ये वसा या लिपिड्स को पचाएंगे। तीसरे हैं प्रोटीएज, ये प्रोटीन को पचाएंगे। और चौथा प्रकार है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लिक एसिड्स के पाचन में सहायक होते हैं। ये सभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं, इसीलिए अम्लीय पीएच आवश्यक है इन विशेष हाइड्रोलाज की सर्वोत्तम सक्रियता के लिए। लाइसोसोम्स के बाद हम वैक्यूल्स पर आते हैं। वैक्यूल्स की भी एकल झिल्ली होती है और वैक्यूल्स के मामले में इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि वैक्यूल्स झिल्ली से घिरे हुए स्थान होते हैं जो साइटोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। वैक्यूल्स केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स कभी भी जानवरों में नहीं पाए जाते। अगर हम पौधों की कोशिकाओं की बात करें तो पौधों की कोशिका का 90% भाग इस वैक्यूल द्वारा घिरा हो सकता है। वैक्यूल के घटकों की बात करें तो इसके अंदर पानी हो सकता है, इसके अंदर रस सैप हो सकता है, इसमें उत्सर्जी उत्पाद मौजूद हो सकते हैं और यहां तक कि वे पदार्थ भी जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं हैं, वे भी वैक्यूल में मौजूद हो सकते हैं। अब वैक्यूल्स की एक महत्वपूर्ण क्रिया यह है कि वैक्यूल की झिल्ली आयनों या पदार्थों को सांद्रता प्रवणता के विपरीत स्थानांतरित करती है। तो हम इसे विस्तार से देखेंगे। तो मान लीजिए कि यह कोशिका है और इस कोशिका में यह वह वैक्यूल है जो इसमें मौजूद है। वैक्यूल की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाएगा? नहीं। इस विशेष वैक्यूल में पानी, रस, सैप, उत्सर्जी उत्पाद या वे पदार्थ हो सकते हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं हैं। अब यह विशेष झिल्ली इन पदार्थों को अंदर स्थानांतरित करेगी, तो यह साइटोप्लाज्म है। ये पदार्थ इस टोनोप्लास्ट के माध्यम से वैक्यूल में जा रहे हैं और यह सांद्रता प्रवणता के विपरीत होगा। तो अगर यह सांद्रता प्रवणता के विपरीत है तो इन पदार्थों की सांद्रता अंदर अधिक होगी और बाहर कम होगी। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण ऐसा हो रहा है? यह है कि टोनोप्लास्ट सांद्रता प्रवणता के विपरीत कार्य कर रहा है। अब इन वैक्यूल्स को फूड वैक्यूल भी कहा जा सकता है। प्रोटिस्ट के मामले में इन्हें संकुचनशील वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जा सकता है। अमीबा में जब ये फूड वैक्यूल के रूप में कार्य करते हैं तो ये भोजन कणों को निगल लेते हैं, और अगर ये संकुचनशील वैक्यूल के रूप में कार्य करते हैं तो ये ऑस्मोरेगुलेशन के साथ साथ उत्सर्जन के लिए भी काम करते हैं। तो ये वैक्यूल का विवरण है। वैक्यूल्स के बाद हम उन झिल्लीदार ऑर्गेनेल्स पर आते हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो 3 ऑर्गेनेल्स हैं। पहला ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा प्लास्टिड्स हैं और तीसरे माइक्रोबॉडीज हैं। तो हम इन ऑर्गेनेल्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या कोशिका में परिवर्तनीय होती है, यह समान नहीं होती। जो कोशिकाएं कार्यात्मक रूप से अधिक सक्रिय होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं, और जो कोशिकाएं इतनी शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं होती उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। इसी तरह अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के आकार और आकार की बात करें तो यह विभिन्न कोशिकाओं में अलग अलग होता है। सामान्य आकार को हम सिलेंड्रिकल या सॉसेज कहते हैं। अब बात करते हैं उन झिल्लियों की जो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती हैं।
तो ये दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। तो इसमें एक बाहरी झिल्ली होगी जो उपस्थित है और एक भीतरी झिल्ली होगी जो उपस्थित है। इस विशेष चित्र में यह बाहरी परत, यह बाहरी झिल्ली है जिसे यहां दिखाया गया है। तो यह बाहरी झिल्ली है और इसके अंदर भीतरी झिल्ली होगी। तो यह भीतरी झिल्ली है। अब यह विशेष पीली बाहरी झिल्ली ये एक सतत सीमांत सीमा बनाएगी, तो यह चिकनी या सतत होगी। लेकिन अगर हम भीतरी झिल्ली की बात करें जो हरे रंग की है, जैसा कि हम इस विशेष चित्र में दिखा रहे हैं, तो यह अंदर की ओर मुड़ती है और इन मुड़ावों को क्रिस्टा कहा जाता है। तो ये झिल्लियां इस तरह से अंदर की ओर मुड़ जाती हैं और इन मुड़ावों को क्रिस्टा कहा जाता है। अब अगर हम इस विशेष चित्र को देखें तो यह इसकी बाहरी झिल्ली है, यह भीतरी झिल्ली है। भीतरी झिल्ली क्रिस्टा के रूप में मुड़ी हुई होती है। तो ये इसकी संरचना है और यहां जो भीतरी भाग मौजूद है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहां हम इसे मैट्रिक्स कहेंगे। ये मैट्रिक्स है। अगर हम उस स्थान की बात करें जो बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली के बीच में है, तो उसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। अगर हम क्रिस्टा की कार्यप्रणाली की बात करें, ये अंदर की ओर मुड़ी हुई संरचनाएं, तो स्पष्ट है कि ये सतह क्षेत्र को बढ़ा रही हैं। अगर सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो एंजाइम की मात्रा भी बढ़ेगी। इसके बाद हम इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के विवरण के बारे में बात करेंगे और हम इस मैट्रिक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहां है? बाहरी और भीतरी झिल्ली के बीच का स्थान इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। और अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में एकल द्विसूत्रीय वृत्ताकार डीएनए होता है। तो सामान्यतः डीएनए नाभिक के अंदर पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑनर्गेनेल है जिसमें भी डीएनए होता है, लेकिन इसमें डीएनए वृत्ताकार होता है। इस मैट्रिक्स में कुछ आरएनए अणु भी उपस्थित होंगे और साथ ही कुछ 70 एस राइबोसोम्स भी इसमें पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसलिए कोशिका की सारी ऊर्जा जो एटीपी के रूप में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है और यह ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया द्वारा होता है।